आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 4 के अंतर्गत भाग 1 में चर्चा करेंगे वायु का संगठन। तो प्यारे बच्चों, पहला पाठ हमने पढ़ा था प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों को हमने पढ़ा था, याद आया? उसमें हमने इसके घटक पढ़े थे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर चुके हैं स्थलमंडल के बारे में, उसकी आंतरिक संरचना और विभिन्न रहस्यों को सुलझा चुके हैं। और आज हम बारी आ गई है पढ़ने की वायुमंडल की। तो निकाल कर कॉपी पेंसिल हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं वायु। तो ये वायु कहाँ मिलेगी आप लोगों को, देखते हैं। वायुमंडल में कहाँ मिलती है वायु? वायुमंडल में। तो पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर क्या है प्यारे बच्चों? वायु का आवरण है। कितनी ऊंचाई तक? हमने बताया था 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? वायु का आवरण है। ये देखिए चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, ये समस्त वायु का आवरण है जो पृथ्वी के ऊपर एक घेराव किए हुए है। तो अब दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी जो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, याद आया? ये वायु का आवरण क्यों बना हुआ है, उसका क्या वैज्ञानिक कारण है? उसका वैज्ञानिक कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। नोट कीजिए, वायुमंडल की क्या परिभाषा है? वायु का आवरण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, एक प्रश्न यहाँ ये आता है, क्या चंद्रमा पर भी वायु का आवरण है, वायुमंडल है? तो उत्तर होगा नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 1/6 है। तो 1/6 होने के कारण वहाँ वायुमंडल नहीं है। वहाँ जो गैसें होती हैं वो तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही उनको क्या करता है? पकड़े रखता है। अगला सवाल एक और आता है कि वायु की जो संगठन है उसके अंतर्गत अध्ययन क्या करने वाले हैं। जब भी बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, वायुमंडल के अंतर्गत हम सबसे पहले इसका संगठन पढ़ते हैं, यानी कि वायु का संगठन, और फिर इसके पढ़ेंगे वायु की संरचना। तो वायु के संगठन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे विभिन्न गैसें, जलवाष्प और धूल के कणों की, और उसके उपरांत अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायु की संरचना की। तो वायु की संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न परतें। देखिए, ये है वायुमंडल का अध्ययन। नोट कर लीजिए, वायुमंडल का अध्ययन कैसे कैसे किया जाता है। देखिए, अभी बात की थी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें वायु का संगठन। वायु के संगठन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रमुख गैसों के बारे में, जलवाष्प के बारे में और धूल के कणों के बारे में। बहुत खास बातें करने वाले हैं। उसके उपरांत अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायु की संरचना के बारे में। वायु की संरचना के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जब भी संरचना की बात आए, याद रखना किसका अध्ययन होगा? परतों का अध्ययन होगा। यानी कि किसकी परतें? वायुमंडल की परतें। क्या क्या है? देखो, वायुमंडल की परतें हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, इसको तापमंडल भी कहा जाता है, और बृहिमंडल, बाहर, बिल्कुल बाहर। तो इस तरीके से हम इन परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज विस्तार से देखेंगे वायु का संगठन। तो सबसे पहले देखेंगे वायु के संगठन के अंतर्गत आती क्या क्या है। विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं। तो गैसों में जब भी नाम आता है तो एक गैस हमेशा दिमाग में आती है। कौन सी गैस है वो है ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस। उसके अलावा भी बहुत गैसें हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। चलो आओ, कॉपी पेंसिल लेके लिखते जाओ उसमें, तैयार। अगला देखते हैं वायु के संगठन के अंतर्गत क्या है। प्रश्न आए, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस है? अब इस वृत्त आरेख में देखिए, देख रहे हैं कौन सी सर्वाधिक गैस है? नाइट्रोजन। कितना है? 78.08%। आपकी पुस्तक में इसको राउंड ऑफ करके 78 दिया गया है। वास्तविक रूप से ये कितनी है? 78.08%। नोट कर ले। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, 20.95। राउंड ऑफ करके कितना लिख दिया है? 21%। आपको याद रखना है, आगे काम आएगा 20.95। ठीक है। और इसके अलावा अन्य गैसें भी हैं जिनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे।
आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन कितनी बात की, 78.08%। ऑक्सीजन 20.95%। आर्गन, अन्य गैसों में बात की थी ना, तो अन्य गैसों में आर्गन तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण गैस है। ये पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरा नंबर और ये चौथे नंबर की प्रमुख गैस है जो वायुमंडल में अपना योगदान रखती हैं। देखिए तीसरे नंबर की कौन सी है, आर्गन गैस। प्यारे बच्चों, विज्ञान में आगे आप पढ़ोगे, ये एक अक्रिय गैस है। इसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं। विज्ञान की मैडम बताती है ना CO2, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। कितना प्रतिशत है इसका, 0.03% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। अब धीरे धीरे से इनकी एक एक करके इनकी उपयोगिताओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, क्या काम आती है नाइट्रोजन, कभी गौर किया है आपने? मैं बताता हूँ इसका। जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, ये बढ़ते कैसे हैं, ये वृद्धि करते हैं। वो क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। और वायुमंडल में नाइट्रोजन बनाने का कार्य भी ये वनस्पतियां ही करती हैं, पेड़ पौधे करते हैं। देखिए कैसे। गैसों की उपयोगिता के अंतर्गत नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन की उपयोगिता देखेंगे। सबसे पहले वनस्पति की वृद्धि, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें वृद्धि किसके परिणाम स्वरूप, नाइट्रोजन के परिणाम स्वरूप। लिखिए, पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। कैसे करते हैं फिर, सीधे नहीं ले पाते तो मृदा के माध्यम से। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, पौधों की जड़ों में क्या मिलते हैं, जीवाणु मिलते हैं। नाम बता देता हूं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है दलहन फसलों में, दलहन वाली फसलें जिनमें जैसे मूंगफली हो गया, ठीक है, जो ज़मीन में लगती हैं। और विशेष रूप से जो दालें होती हैं, दालों में तो पाया ही जाता है। और ऐसी फसलें जिनमें ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे मूंगफली है, उनकी जड़ों में भी पाया जाता है। कभी आपने देखा है मेथी, मेथी को जड़ों से निकालिए, उसकी जड़ों में क्या होंगी, बारीक बारीक गांठें मिलेंगी आपको। मूंगफली में बारीक बारीक गांठें मिलेंगी। अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, चना है, इनके अंदर जड़ों में नीचे क्या मिलेंगी आपको, गांठें मिलेंगी। वो गांठें क्या हैं, वो राइजोबियम बैक्टीरिया बनाता है। और वो किसको बनाता है फिर, वायुमंडल के लिए नाइट्रोजन तैयार करता है। वो इसे लेकर इसका स्वरूप बदल देता है, क्योंकि नाइट्रोजन को हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, ये प्राकृतिक रूप से ही तैयार होती है। किसके कारण, दलहन फसलें और ऐसी फसलें जो ज़मीन में फल देती हैं, जैसे मूंगफली है, इस तरीके की फसलें। अगला इसका प्रयोग है, ज्वलन प्रक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ज्वलन प्रक्रिया मतलब हमने माचिस जलाई और वो आग फैले ना, वो एक सीमित स्थान तक ही रहती है। तो वो सीमित स्थान तक रहने का कारण क्या है, उसका कारण है नाइट्रोजन की मौजूदगी। नाइट्रोजन मौजूद है तो वो सीमित रहेगी। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो वो क्या होगी, फैल जाएगी और सब जगह आग लग जाएगी। समझ गए। अगला सवाल, वायुदाब और गति का आभास करवाती है। वायुदाब और गति का आभास करवाती है। तो वायुदाब अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम इसी के अंतर्गत, यानी कि वायु का हम पे दाब है। ठीक है, कई बार हम लिफ्ट में चढ़ते हैं और लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमें एक एहसास होता है, ठीक है, क्योंकि दाब ऊंचाई पे जाने पे कम होता है। और जो वायु चलती है उसका आभास भी किसके परिणाम स्वरूप होता है, नाइट्रोजन के परिणाम स्वरूप होता है। ये गैस नहीं होगी तो ये सारे क्रियाकलाप नहीं होंगे। इसके उपरांत देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन, इसके बारे में तो सबको पता है ना, क्योंकि श्वास लेते हैं हम, रेस्पिरेशन करते हैं, और उसमें सबसे ज़रूरी गैस क्या है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। श्वास लेने में काम में आती है ना। देखिए तो इसका प्रतिशत कितना बताया था, दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण गैस है
प्रतिशत बताया था, कितना 20.95%। जीवनदायिनी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में क्या लेते हैं, वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। देखो हमने तो क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब भी तो कहते हैं जहाँ हरा भरा वातावरण होता है वहाँ पर श्वास लेने में क्या आनंद आता है। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, विज्ञान में पढ़ा है ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, उसकी प्रक्रिया में क्या सूर्य का प्रकाश लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन को तो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है। समझ गए। आगे देखिए, ज्वलन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कंबसन। हमने पहले बात की थी नाइट्रोजन में कि मैंने माचिस की तिल्ली जलाई, जलाने में वह नियंत्रित था। नियंत्रण करने का कार्य कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रही है, पर वह जल रही है, ज्वलन प्रक्रिया संभव हो पा रही है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है ऑक्सीजन। क्योंकि हम आग बुझाते हैं, कैसे बुझाते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक मारने से क्या होता है, फूंक मारा तो मुंह से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, आग को बुझाने का काम कर रही है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में क्या होता है, ज्वलन प्रक्रिया संभव हो पाती है। तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण गैस क्या है, आर्गन। कितना बताया था इसका प्रतिशत, 0.93%। ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। पर कैसी अक्रिय गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस है। इस चीज को याद रखना, सवाल आ सकता है इसके ऊपर। अगला देखते हैं, CO2। क्या बताया था, CO2 किसका वैज्ञानिक नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, अभी पढ़ा था ना, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पर कई बड़े पेड़ पौधे जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, रात के समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। कभी कभार आपने देखा है ना, राहगीर उसके नीचे सोए रहते थे, रात में आश्रय ले लेते थे, सोते थे और उनको पता नहीं होता था। और क्या करते, रात में क्या छोड़ रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो उससे उनको क्या हो जाता, चक्कर आ जाता था, दम घुट जाता था। तो ऐसे उनके अकस्मात उनको मौत भी हो सकती है। तो बड़े पेड़ों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, ये इसका वैज्ञानिक कारण है। आगे देखते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग। पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहायक होता है, अभी पढ़ा। अगला, वायुमंडल का सामान्य ताप बनाने में योगदान होता है। अब बात आ गई वायुमंडल का सामान्य ताप। तो वायुमंडल का औसत तापमान कितना है, लिख लो। औसत तापमान किसका, वायुमंडल का 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड को बनाए रखने में किसका योगदान है, CO2 का। पर अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसी के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, भूमंडलीय ऊष्मन भी हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, तो उसका भी जवाब दे देते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक औसत तापमान के लिए बनाए रखने में ज़रूरी तो है, ज़रूरत है इसकी, परंतु हम क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इतने कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, यातायात के साधन हैं, दिन रात प्रदूषण हो रहा है। अब उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ईथेन है, मीथेन है, पता नहीं कितनी अनगिनत गैसें उत्सर्जित हो रही हैं और वो वायुमंडल में जा रही हैं। और वो वायुमंडल में जाकर क्या कर रही हैं, वायुमंडल का जो औसत तापमान है उस तापमान को क्या कर रही हैं, बढ़ा दे रही है। तो बढ़ा देने से क्या हो गया, उससे हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि भूमंडलीय ऊष्मन। परिणाम क्या होगा, अखबारों में पढ़ रहे हो ना, जो तटवर्तीय इलाके के प्रदेश हैं, द्वीप हैं छोटे,
वो क्या होंगे, बर्फ़ पिघलेगी, तापमान बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलेगी तो महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा, बढ़ने से वो क्या होंगे, वो छोटे छोटे द्वीप क्या होंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो है ना एक समस्या, कई जीव जंतु हैं उनकी ब्रीडिंग नहीं हो पा रही है, प्रजातियां पनप नहीं पा रही हैं, बहुत सब असंतुलित हो जा रहा है इस भूमंडलीय उष्मन के कारण। ये जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक है ये, इसके बारे में और विस्तार से देखेंगे हम। तो समझ आया, वायुमंडल के लिए मतलब जरूरी है, परंतु धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिणामों से क्या हो रहा है, इसकी मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। आगे देखते हैं, जल वाष्प। तो वायु का संगठन पढ़ रहे थे, संगठन के अंतर्गत हमने बात की गैसों की, गैसों के बाद क्या है, जल वाष्प, फिर है धूल के कण। तो गैस के अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है, गौर करो। जल वाष्प, जल वाष्प क्या है, कभी आपने देखा है, अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में आपने देखे बाहर छोटी छोटी बूंदे, महीन बूंदें फसलों के ऊपर आपको देखने को मिलती है ना, वो क्या है, जल वाष्प आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो वायुमंडल में उपस्थित है, और जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य निकलता है, वो बूंदें टपक टपक के पौधों पर आने लग जाती हैं। तो यही तो जल वाष्प है। देखिए जल वाष्प, ये देखिए किससे बनता है, जल से क्या बनी, वाष्प, वाटर वेपर। क्या है, वाटर वेपर। और वाटर वेपर हल्के होते हैं, तो ये क्या है, ऊपर जा रहे हैं और संघनित होकर फिर क्या करेंगे, वर्षा का काम करेंगे, नीचे आएंगे एक प्रक्रिया के थ्रू। प्रक्रिया देखेंगे क्या है, अभी समझेंगे। ये देखिए, ये जलवाष्प की बूंदे, आ गया ना याद, क्या होता है जलवाष्प, याद रखोगे, क्योंकि जलवाष्प का भी महत्वपूर्ण योगदान है वायुमंडल के संगठन में, बहुत सारे कार्य इससे हो रहे हैं। देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले नोट कर लो इसकी मात्रा कितनी होती है, वायुमंडल में कितना जलवाष्प है, ये 0 से 4% तक होता है इसकी वायुमंडल में मात्रा। और क्या उपयोग आता है, आर्द्रता और वर्षण में योगदान होता है, नमी बनाए रखता है आर्द्रता, ठीक है। और वर्षण, वर्षण का मतलब वर्षा, बारिश करने में योगदान है। अब आप सोचेंगे बारिश करने में कैसे योगदान है, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं धूल के कण, और ये धूल के कण और जलवाष्प दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, बादल बना देते हैं, और बादलों से ही क्या होता है, वर्षण होता है, मतलब वर्षा होती है। देखिए अगला है, इसी के कारण हमें वायुमंडल में क्या दिखता है, आकाश में क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीलापन, नीले रंग का आकाश है, क्योंकि आकाश नीलापन कहाँ, चांद पे नजर नहीं आएगा, पृथ्वी पर ही नजर आता है, वहां तो काले रंग का आकाश दिखाई देगा। लालिमा, लालिमा कब दिखती है, जब सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता है तो आप देखो सूर्योदय से पहले पूरी जगह लाल लाल दिखाई देता है, तो वो लालिमा भी किसके कारण है, क्योंकि जलवाष्प क्या है, जलवाष्प और धूल के कण, ये दोनों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये वायुमंडल में जितने परिवर्तन हैं इन्हीं के परिणाम स्वरूप है, तो इनका बहुत योगदान है। आगे देखिए, पीलापन। तो पीलापन कब आता है, शाम के समय, जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय आकाश में कैसा हो जाता है, पीलापन। तो ये बदलाव इन्हीं के परिणाम स्वरूप, पहले पता था क्या, नहीं था ना, नोट कर लेना। अगले देखिए, आगे है धूल के कण। अब ये धूल के कण, आप तो ये सोचते हैं माता जी कहती है धूल साफ करो, गंदगी से नहीं होनी चाहिए, ये है वो है, पर धूल के कण कहाँ होते हैं, अभी दिख रहे हैं, अभी नहीं दिखेंगे। पर कहीं खिड़की से कोई प्रकाश आ रहा हो, या आप कहीं झोपड़ी में बैठे हो और वहाँ से प्रकाश आ रहा हो, और वो प्रकाश में आप देखते हैं कुछ सूक्ष्म कण तैरते हुए नजर आते हैं, उन हाथ लगाते हैं, वो इधर कभी उधर, ये देखिए ऐसे ही आते हैं। ये प्रकाशमान, ये वायुमंडल में क्या होते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं, सस्पेंडिंग होते हैं, यानी कि लटकते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनका भी बहुत योगदान है,
ये बहुत काम करते हैं। अभी बात की थी बादल बनाने में इनका योगदान है, और बादल बनती है तो वर्षा होती है, और वायुमंडल के तापमान को भी संतुलित बनाए रखते हैं, क्योंकि वायु जो सूर्य से प्रकाश आता है ये धूल के कण उन्हें क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखते हैं। आगे देखते हैं, इसको आप सही कर लें। धूल के कण का लिखेंगे, धूल के कण की उपयोगिता। धूल के कण की उपयोगिता क्या क्या है देखिए। बादलों का निर्माण प्रक्रिया, तो दोनों का ही योगदान है। किसका योगदान है, जलवाष्प का भी योगदान है, इसका भी योगदान है, और दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, मेघ बनाते हैं। मेघ, बादल या क्लाउड भी कह सकते हैं। वायुमंडल के औसत तापमान को बनाए रखने में इनका योगदान होता है। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, आप सोचना और एक सवाल का जवाब देना। क्या है देखिए, कई बार आंधी आती है, और आंधी आने पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है या घटता है। सही बताया, तापमान उस समय क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि धूल के कण क्या करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको अपने अंदर रख लेते हैं और बाहर नहीं जाने लगते, एक कवर बना देते हैं। ठीक है, तो बाहर नहीं जाते तो तापमान क्या हो गया, जो ऊर्जा आई, सूर्य ताप आया, वो अंदर के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं जा पाया, तो तापमान में क्या कर देते हैं, धूल के कण वृद्धि कर देते हैं। ध्रुवों पर आप जाओगे, वहाँ धूल के कण बहुत कम पाए जाते हैं, विषुवत रेखा पे भी कम होते हैं, क्योंकि वहाँ हर दोपहर को बारिश हो जाती है। दोपहर को बारिश, रोज 2 से 4 बजे बारिश होती है। कई ऐसे रहस्यों को और सुलझाएंगे। इसी के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।